तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी चीजें पढ़ ली थी। आज की क्लास में आपको लास्ट बचा हुआ जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज मेटालिक बॉन्ड वो पढ़ा देता हूं, और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस या वीक बॉन्ड जिसको कहते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, उसको कंप्लीट करके और फिर जो स्ट्रक्चर बनाने वाली बात मैंने आपसे कल कही थी वो आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डालें मेटालिक बॉन्ड, the bond which is present between the atoms of the metal, the bond which is present between the atoms of the metal is called metallic bond, is called metallic bond. atoms, metal के दो atoms के बीच में जो bond present होता है that is called as metallic bond, उसे ही आप क्या कहते हैं, metallic bond कहते हैं। the free electron present in the metallic material, the free electron present in the metallic material is known as sea of electron. The free electron present in the metallic material is known as sea माने समुद्र, SEA, sea of electron, which moves randomly, sea of electron which moves randomly from one place to another, from one place to another, but when the potential is applied across the metallic material, but when the potential is applied across the metallic material, the orientation of these electrons, the orientation of these electrons is in a particular direction, is in a particular direction, due to which is in a particular direction when the potential is applied across the metallic material, the orientation of these electrons is in the particular direction due to which there is net movement of electron, due to which there is net movement of electron in one particular direction, in one particular direction. These type of bond is known as metallic bonds, and the metals are known as kernels. The metals are known as kernels. The metals are known as kernels. बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है ये, इस तरह का एक आपने क्या बनाया, एक इस तरह का आपने ये मेटल का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर माने मेटल की जो एटॉमिक पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करूंगा। अभी ये देखिए ये क्या है, ये आपका मेटल है, दीज ऑल आर मेटल्स। ये मेटल्स कुछ इस प्रकार से आपके पास प्रेजेंट हैं, और इन मेटल्स से, चूंकि आप जानते हैं मेटल्स की परिभाषा क्या होती है, द मेटल्स आर दी एलिमेंट्स विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ठीक इसके बाहर, वो बाहर निकल के रहते हैं, इसके कंडक्टेंस सेल में चले आते हैं। तो शायद मैंने आपसे कंडक्टेंस सेल्स और वैलेंस सेल के बारे में बात किया होगा, कोई बात किया है क्या इसके बारे में? कंडक्टेंस सेल, वैलेंस सेल, इसके बारे में बात नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, तो बस बता रहा हूं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां प्रेजेंट हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इनिशियली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली कहीं से कहीं मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं को कहीं मूव कर रहा होता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, कोई किसी और, कोई किस तरफ, कोई इस तरफ, कोई ऊपर, कोई नीचे, सब रैंडमली एक दिशा से दूसरी दिशा में घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेट जो इसका एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नलीफाई हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इस वजह से आपको मेटल जो दुकान में पड़ा हुआ है, यानी जो कंडक्टर दुकान में पड़ा हुआ है, उसमें आपको कोई भी करंट नहीं मिलता। लेकिन जब हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसके अक्रॉस क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। Suppose this side of the metal is given a positive potential and this side of the metal is given a
नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि वो नेगेटिवली चार्ज और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा एंड ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो जाएगी, उसकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो जाएगी और वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन क्या होगी, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होगी। वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेगा, ओरिएंट कर लेगा, जिसकी वजह से जो उसका रैंडमनेस था वो खत्म हो गया और एक स्पेसिफिक दिशा में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। और आपको पता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में होती है उसकी उल्टी दिशा में करंट फ्लो करता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में होती है उसकी उल्टी दिशा में करंट का फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं और ये जो मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड है दैट इज ओनली कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड, दैट इज ओनली कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। तो एक मिनट बताता हूं, पहले मैं जो पूरा कहानी है वो कंप्लीट कर लूं। ये जो एटम्स होते हैं, दीज एटम्स जो मेटालिक एटम हैं, दीज एटम्स आर कॉल्ड एज कर्नेल्स। इसको आप क्या बोलते हैं, कर्नेल्स बोलते हैं। दीज एटम्स आर कॉल्ड एज कर्नेल्स। तो ये जो मेटालिक एटम है इसको आप क्या बोलते हो, कर्नेल्स बोलते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन का बाढ़ है, जो सारे इलेक्ट्रॉन यहां बाहर प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मेटल जो है वो कंडक्ट करता है और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। दिस बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। हाँ, क्या है लास्ट लाइन, दिस क्या बोले, फिर से बोलिए ना। The electron flows in a particular direction due to which there is net movement of electron, due to which there is net movement of electron in one direction. This type of bond is known as metallic bond and the metals are known as kernels. Metals are known as kernels. तो इस प्रकार से मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं और किस प्रकार का ये बॉन्डिंग और क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है और क्यों वो कंडक्ट करता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी ऐसा मुझे लग रहा है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें, हेडिंग डालें वीक बॉन्ड, हेडिंग डालें वीक बॉन्ड, हेडिंग डालें वीक बॉन्ड, मिटा दो इसे, हेडिंग डालें वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड मुख्यतः दो ही प्रकार के थे, एक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड था वैन डर वाल फोर्सेस। तो वीक बॉन्ड के अंदर पहला सब हेडिंग आपको डालना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया, चलिए ये मिटा रहा हूं मैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो पहले जैसे आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक कंडीशन पढ़ा था, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी एक कंडीशन पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां एग्जिस्ट कर सकता है। पहला ये एग्जिस्ट करता है किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, उस कोवेलेंट कंपाउंड के बगल में क्या लगना चाहिए, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होना चाहिए विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है वो है कि उस पर्टिकुलर जो भी आप जिस बारे में, जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ हाइड्रोजन जिसका पोलर नेचर होना चाहिए, पोलर नेचर होना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसमें कौन सा नेचर आएगा, पोलर नेचर आएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होता है तभी वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। लिखें, इट इज शोन बाय दोस कोवेलेंट कंपाउंड्स, इट इज शोन बाय दोस कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, in which the hydrogen atom is directly attached to
highly electronegative elements such as fluorine, chlorine, oxygen, etc. Fluorine, chlorine, oxygen, etc. Fluorine, chlorine, oxygen, etc. Second point, hydrogen bond is a weak intermolecular force of attraction. Hydrogen bond is a weak intermolecular force of attraction. Hydrogen bond is a weak intermolecular force of attraction that exists between positively charged hydrogen atom and negatively charged electronegative atom. It exists between positively charged hydrogen and negatively charged electronegative atom. Third point, bond strength of covalent bond is much higher than the bond strength of hydrogen bond. Bond strength of covalent bond is much higher than the bond strength of hydrogen bond. Next point, bond dissociation enthalpy ranges from 3 kilocalorie to 10 kilocalories. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रेंजेस फ्रॉम 3 किलो कैलोरीज टू 10 किलो कैलोरीज. 3 किलो कैलोरीज टू 10 किलो कैलोरीज. मैं कुछ बॉन्ड्स बना रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी ये सारे स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाएं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी भी एक कंपाउंड के अंदर. These all are intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के. तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद मैं इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के बारे में बताता हूं. व्हाट इज इंटरमोलिकुलर एंड व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर. उसमें भी इसका नाम है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका नाम है हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये इस प्रकार से दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि फर्दर दो प्रकार से हो सकती है, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाई इट इज होमो? होमो मीन्स सेम. होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम. सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है. HCl, 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 HCl. As they are same, therefore it is called as homo. Whereas hetero means different. Hetero means different. Hetero means different. And different हो रहा है because ये अल्कोहल है और ये वाटर, ये अल्कोहल और ये वाटर,
एक जगह R ग्रुप लगा है, एक जगह H ग्रुप लगा है, एक जगह R ग्रुप लगा है, एक जगह H ग्रुप लगा है। इस तरीके से जब कोई चीज देखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रो इंटरमोलिकुलर। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली दो प्रकार का होता है। नहीं नहीं, ये ऐसे ध्यान रखिए, हम लोग स्कूल टू स्कूल कॉम्पिटिशंस होता है तो कहते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल मतलब इस स्कूल का उस स्कूल के साथ, या कई सारे स्कूल जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन चल रहा है। एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ पार्टिसिपेट करता है, होता है ना। कई बार फुटबॉल कंपटीशन हुआ तो सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार डिबेट कंपटीशन हुआ तो सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेनेवर दिस स्कूल इज पार्टिसिपेटिंग विद दैट स्कूल, दिस मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग विद दैट मॉलिक्यूल, तो क्या हो गया? इंटर हो गया। वेयर समटाइम ऐसा होता है कि आपके अपने खुद के स्कूल के अंदर वेरियस हाउसेज आर देयर, जैसे कुछ दयानंद हाउस, सरस्वती हाउस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हाउस, ऐसे करके कुछ कुछ हाउसेज हैं, गोविंद सिंह हाउस, अलग अलग हाउसेज रहते। अभी एक स्कूल के अंदर अगर कंपटीशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, इंट्रा स्कूल इंटर हाउस कंपटीशन। तो आप वो जो बैनर पढ़ेंगे उसमें ये लिखा रहता है इंट्रा स्कूल इंटर हाउस कंपटीशन, इंट्रा स्कूल इंटर क्लास कंपटीशन। इंटर क्लास मतलब इस क्लास का उस क्लास के साथ, इंटर हाउस मतलब इस हाउस का इस हाउस के साथ, लेकिन सारे के सारे कहां हैं? स्कूल के अंदर, सेम ही स्कूल के अंदर। सेम स्कूल के अंदर मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरएज इस मॉलिक्यूल का उस मॉलिक्यूल के साथ हो तो बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस HCl का उस HCl के साथ बॉन्ड बना तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें भी अगर वो सारे HCl ही हैं तो इसे मैं बोल रहा हूं होमो। वेरएज जहां पर अलग अलग है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही, लेकिन अलग अलग के साथ है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेट्रो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके नीचे आप लिखें टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे ख्याल से ये इंटर के लिए तो सफिशिएंट है, जो आप लिख सकते, माने बता सकते हैं। वैसे डेफिनेशन लिख लीजिएगा। Definition is when the bond formation takes place between the molecules, the bond formation takes place between the molecules, such type of bonding is called intermolecular hydrogen bonding. Such type of bonding is called intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding are of two types. Intermolecular hydrogen bonding are of two types. Intermolecular hydrogen bonding are of two types. पहला होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड इज होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इस तरीके का जो बॉन्ड बन रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड वी कैन कॉल दिस एज? व्हाट इज दिस? इज इट अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इस मॉलिक्यूल का उस मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग हुआ उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर. और ये अलग अलग हैं, सेम है? अलग अलग हैं. तो ये क्या होगा? हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. गॉट इट? ठीक है. तो उसके नीचे एक होगा इंटर, होमो इंटर, और एक होगा हेट्रो इंटर. ये दोनों लिख लिए टाइप. उसके नीचे कोई एक एग्जांपल डाल लीजिए. वैसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए हैं. सेकंड लिखें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेकंड लिखें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर रहे. जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने बनाया है, यहां पर ध्यान से देखिए. इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है डेल माइनस. अभी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
वो सारा बॉन्ड प्रेजेंट है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट। व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन same molecule among two atoms, same molecule among two atoms, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये डायग्राम आप बना लें, उसके नीचे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योरसेल्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, ये वाला, जहां पे क्लोरीन और हाइड्रोजन बोथ वेर द पार्ट ऑफ सेम कंपाउंड और सेम मॉलिक्यूल, और क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, दिस इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी बॉन्ड मैंने सॉलिड लाइन से बनाया है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो भी मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से बनाया है, दे आर वीक बॉन्ड, दे आर वीक बॉन्ड। ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि कल को जब आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि किसको आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं और किसको आप वीक बॉन्ड बोलते हैं। हेडिंग डालें डाइपोल इंटरैक्शन, हेडिंग डालें डाइपोल इंटरैक्शन। द लास्ट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज डाइपोल इंटरैक्शन। इसी को हम लोग प्यार से वीक वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। First, ion dipole interaction, ion dipole interaction, ion dipole interaction, ion dipole interaction. First is ion dipole interaction, right? Ion dipole interaction के बारे में लिखें। When an ion comes in presence of a dipole, when an ion comes in presence of a dipole, it induces a positive, it induces a partial positive or negative charge on the covalent compound. When an ion comes in presence of a dipole, it induces a partial positive or negative charge on the covalent compound. The covalent compound. Such type of interaction is known as ion dipole interaction. तो बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसे मिटा रहा हूं, ये अज्यूम करते हुए कि आपने इसे अपनी कॉपी में लिख लिया है। चलिए देखते हैं व्हाट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरैक्शन, व्हाई नॉट दे आर कॉल्ड एज बॉन्ड? एक्चुअली दे आर नॉट बॉन्ड्स, दे आर नॉट बॉन्ड्स, दे आर सिंपली अ इंटरैक्शन। दूर दूर से एक थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ है, दैट्स इट। ये सोडियम है, सोडियम एक पक्का पक्की फुल फ्लेज्ड कैटायन है। इसके बगल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी एक ऐसा कंपाउंड जो कि क्या पोजेस करता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड पोजेस करता है, कोवेलेंट बॉन्ड पोजेस करता है, वो इस प्रकार से अपने आप को प्लेस करेगा। तो ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, और अगर इस पर नेगेटिव आएगी तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार से जब कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज सामने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को आयनाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल के ऊपर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस करना मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं? अपना इफेक्ट दिखा रहा है। आप लोगों के बीच में भी ऐसे इंडक्शन होता होगा, होता है नहीं होता है? हाँ, दूसरा पढ़ रहा होता है तो देख के लगता है कि हम लोग भी पढ़ें, और कई बार ऐसा लगता है कि वो नहीं पढ़ रहा है और बढ़िया गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, जुबली पार्क जा रहा है तो मैं भी जाऊं। ऐसे भी कई बार नेगेटिव इंटेंशन से। हाँ, अभिषेक बोल रहा है, हाँ सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। नहीं, वो कह रहा है सर वो ठीक ही आप पकड़े, मेरे साथ तो अभी हाल फिलहाल ऐसे ही कुछ हो रहा है। यही बोल रहे हो ना तुम? अच्छा, ऐसे नहीं। दूसरा, क्लोरीन माइनस अगर कहीं है, ये भी क्या करेगा, ये भी इंड्यूस करेगा डाइपोल, ये भी इंड्यूस करेगा इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड में, ये भी अपना करिश्मा दिखाएगा, और इसके ऊपर भी एक उल्टा चार्ज पैदा होगा। जैसे ये माइनस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस,
इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, इसके ऊपर भी डेल प्लस और इसके ऊपर डेल माइनस। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आपको लगता हो यार और सर पूरा बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, नहीं देख के अच्छा लगता होगा, नहीं पढ़ने में पता जैसा लगे पर देख के अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद बस वाला डायग्राम याद आ जाता है। नहीं बस वाला डायग्राम फिजिक्स के लिए ठीक है, केमिस्ट्री के लिए सी हाउ ब्यूटीफुली आई एम मेकिंग इट। आप समझ सकते हैं ना कितना आर्टिस्टिक आदमी हूं। एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट टर्म्स? अच्छा, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, तो ये आपने बना लिया होगा, लिखें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आज ही कंप्लीट करना है ना, देख लीजिए, नहीं तो मेरा क्या, आराम से बनाइए फिर। नेक्स्ट, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। द फोर्स which comes into existence, the force which comes into existence when two dipole interacts with each other, the force which comes into existence when two dipoles interact with each other, the force which comes in existence when two dipoles interact with each other, such type of interaction is known as dipole dipole interaction. Such type of interaction is known as dipole dipole interaction. It is also known as Kinson force. It is also known as Kinson force. Kinson was the name of the scientist जिन्होंने पहली बार इस तरह के फोर्सेस को देखा। तो such type of forces is known as Kinson, K-E-A-N-S-O-N, Kinson force. Kinson force। कैसे किन्सन फोर्स ने क्या देखा? किन्सन फोर्स ने देखा कि जब दो डाइपोल आपस में एक दूसरे के पास आए हैं, सपोज करिए ये क्लोरीन है, ये HCl है, ये HCl और इसके बगल में इधर कहीं पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा? इसके ऊपर चार्ज पैदा होगा दैट इज डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इधर भी चलता चला जाएगा और इस तरफ भी चलता चला जाएगा, इसके ऊपर डेल माइनस। जो एक तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा दूरी है तो उनके बीच में जो फोर्सेस पैदा होते हैं वो इस तरह का एक वीक फोर्सेस, इस तरह का एक वीक फोर्सेस इनके बीच में भी पैदा होता है। उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? उस फोर्सेस को हम लोग किन्सन फोर्सेस बोलते हैं, जो कि इवन वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज फोर्सेस आर इवन वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा वीक बॉन्ड होते हैं। सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज, सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और किन्सन फोर्सेस। सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और किन्सन फोर्सेस। ये भी आप लिख सकते हैं उसके बगल में, ये भी किन्सन फोर्सेस का एग्जाम्पल हो सकता है, जहां पर इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, और इनके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज किन्सन फोर्सेस। ये जो फोर्सेस काम कर रहे हैं इनके बीच में दैट इज कॉल्ड एज किन्सन फोर्सेस। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग डालें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। हेडिंग डालें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। Ion dipole interaction is different thing and ion induced dipole interaction is different thing. ये दोनों डायग्राम आपने बना लिया? बनाइए, जल्दी बनाइए, दिल्ली बनाने लग गए आप तो, जल्दी बनाइए। क्या है इसमें? दो HCl लिखना, उसके बाद पेंटिंग हल्की करनी है। नहीं देखिए, यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स,
मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, बायो पढ़ रहे हैं, मैथ्स आप मैथ्स पढ़ रहे बायो पढ़ रहे, मैथ्स वाले जल्दी बनाते हैं, मैं भी बायो वाले देखिए वो पूरा लगा होगा, उसमें दिल बनाता होगा, फिर उसमें आर्टरी बनाएगा, वेन बनाएगा, वो पूरा स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाने। तुम बायो पढ़ रहे हो ना? हाँ दोनों पढ़ रहे हो, तो चमत्कारी पुरुष हो। अरे तुम तो पूरी दुनिया का धन दौलत तुम ही लेके बैठे हुए हो। बाप रे बाप, कह रहे दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ्स बायो दोनों, वाह ग्रेट। चलिए ठीक है, अच्छा किए मैथ्स बायो दोनों ले लिया। हाँ कहीं एक जगह तो सेटिंग बैठेगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी मैंने अभी क्या बोला, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। इट इज पॉसिबल व्हेन एन आयन इंड्यूसेस चार्ज, it is possible when an ion induces charge on the non-polar covalent compound. It is possible when the ion induces charge on the non-polar, ion induces charge on the non-polar covalent compound. Such type of interaction is known as ion induced dipole interaction. Such type of interaction is known as ion induced dipole interaction. अब जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको नॉन पोलर कंपाउंड में Cl बताया होगा। Cl इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। डेफिनेशन लिख लिया। इट इज पॉसिबल व्हेन एन आयन इंड्यूसेस चार्ज ऑन द नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब मैंने ये Cl2 के बारे में आपसे कहा होगा कि ये नॉन पोलर होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन आर इक्वल। दैट्स व्हाई कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा देर नहीं खींच के रख सकता है, तो ये नॉन पोलर है। लेकिन जैसे ही इस नॉन पोलर चीज को आप इसके प्रेजेंस में लाएंगे तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एक डेल माइनस, इसके ऊपर एक डेल प्लस। क्यों? जब भी आप इसको इसके प्रेजेंस में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से एक पोलैरिटी डेवलप होगी, और उस पोलैरिटी की वजह से जो इंटरैक्शन डेवलप होता है बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर atoms या molecule and atom is known as ion induced dipole interaction। ये ion इसको induce करके और फिर interact कर रहा है। such type of bonds are known as ion induced dipole interaction। सपोज करिए यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, HH लगा रहे हैं। अब HH की वजह से क्या होगा, एक H के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा, एक H के ऊपर चार्ज पैदा हो जाएगा डेल प्लस, और एक के ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस। और अब जो इनके बीच का इंटरेक्शन होगा that is actually called as ion induced dipole interaction। तो जल्दी जल्दी बना लें। आयन जरूरी है। और बिना जब आयन नाम ही करा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो आयन इंटरेक्ट करेगा ना। हाँ, और हाँ क्या मन में क्या डाउट है? लिखिए नेक्स्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को ही हम लोग डी बाई फोर्सेस भी बोलते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को ही हम लोग डी बाई फोर्सेस, डी बाई फोर्सेस, डी ई बी वाई ई, डी बाई फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड एज डी बाई फोर्सेस। सिर्फ नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में नाम पूछ लेता है, आपको पता ही नहीं रहता ये क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको पता नहीं, आपको पता है, पर नाम ऐसा सुन के आपको लगता है हे भगवान ये क्या बोल दिया इसने। जैसे किन्सन फोर्स है, अब कोई जैसे आप अभी से पहले, मतलब आज की क्लास से पहले अगर मैं कहता अरे लंदन फोर्सेस के बारे में आपको पता नहीं, पता तो लंदन फोर्सेस ये कौन सा फोर्स है साला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे, लंदन कौन सा फोर्स है रे भाई। फिर आप ऐसे कहते वो डीवाई फोर्सेस के बारे में, जैसे कौन से चैप्टर में, नहीं विश्वास हो क्लास में जाके किसी बच्चे से बोलिएगा अभी तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, बोला हाँ, जैसे डीवाई फोर्सेस क्या है, डीवाई तो कहीं पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में। जबकि ऐसा नहीं, वो पढ़ा होगा, वो डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा होगा, उसको पूछिए वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम सुना, बोले हाँ वीक वैन डर वाल्स बिल्कुल सुने, डीवाई फोर्स, डीवाई फोर्स एक पता ही नहीं इधर। देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द फोर्सेस डेवलप्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, the forces developed due to interaction between dipole and induced dipole, dipole and induced dipole, that is non-polar covalent compounds, dipole and induced dipole, that is non-polar covalent compound, also known as dy forces, also known as dy forces, non-polar covalent compound also known as dy forces is known as dipole induced dipole interaction, is known as dipole
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डीवाई फोर्सेस किसे कहते हैं? तो पहले एक डाइपोल बनाना है और उसके बगल में इंड्यूस्ड डाइपोल बनाना है। डाइपोल मैंने अभी तक जो भी यूज किया था वो HCl ही था, तो हम लोग डाइपोल में HCl यूज करते हैं, और इंड्यूस्ड में हम लोग आप HH भी यूज कर सकते हैं, HH यूज कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? डेल माइनस, और इसके ऊपर डेल प्लस। अब ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड अगर इसके प्रेजेंस में आएगा तो इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज पैदा होगा और इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज पैदा होगा, और तब जब इनके बीच में ऐसा चार्ज पैदा हो गया और तब जो इनके बीच का इंटरेक्शन होगा उस इंटरैक्टिव फोर्स को क्या बोलेंगे? डीवाई फोर्सेस बोलते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पे मान लीजिए HCl ऐसे लिख दूं और इसके बगल में मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl ले आऊं, यहां पे भी ये चीज मुझे देखने को मिलेगी कि अगर इसके ऊपर डेल माइनस है तो इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा, ये डेल प्लस है तो इसके ऊपर डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस, और इन दोनों के बीच में भी जो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज डीवाई फोर्सेस, जहां पर एक तो डाइपोल है वेयर एज अदर इज नॉट अ डाइपोल, जिसमें आपने डाइपोल को क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन इज नोन एज डीवाई फोर्सेस, और इसी को आप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन भी कहते हैं। हेडिंग डालें लंडन फोर्सेस, एंड द लास्ट फोर्स या लास्ट टाइप ऑफ वीक बॉन्ड जो आपको पढ़ना है आपके पूरे सिलेबस का, दैट इज लंडन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, induced dipole interaction, right? When the van der Waals forces exist between neutral molecules and atom, in spite of the fact that when the van der Waals forces exist between neutral molecules and atom, in spite of the fact that and atoms, in spite of the fact that they are non-polar in nature, they are non-polar in nature, atoms, in spite of the fact that they are non-polar in nature, such type of forces are called London forces. Such type of forces are called London forces, and the type of interaction is known as induced dipole interaction. मैं वापस एक बार फिर से पढ़ रहा हूं. When the van der Waals forces exist between neutral molecules and atom, in spite of the fact that they are non-polar in nature, such type of forces are called London forces, and such type of interaction are known as induced dipole interaction. ध्यान से समझिएगा, ये वाला इंटरेक्शन जरा सा पेचीदा इंटरेक्शन है. आपने Na+ लिया, Na+ के प्रेजेंस में आपने Cl को ऐसे लेकर आए. अब जब आप ऐसा करेंगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा. कोई डाउट? इसके बीच का जो फोर्सेस पैदा हुआ था उसका हम लोगों ने कुछ और नाम दिया था. याद आ रहा है आपको क्या नाम दिया था? दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. लेकिन हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो क्या है? हम लोग कर रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल. अब इसके प्रेजेंस में इसको जब लेके आए तो ये इंड्यूस हो गया. अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल सामने वाले पर भी चार्ज को इंड्यूस कर देगा. कैसे इंड्यूस करेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. और ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच का जो फोर्सेस होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं? लंडन फोर्सेस कहते हैं. दिस इज ओनली कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस. समझ में आया क्या हो रहा है? पहले एक आयन के प्रेजेंस में आप एक न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को लेके आ रहे हैं. इसके प्रेजेंस में लाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा. अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया. ये इंड्यूस्ड डाइपोल अगर किसी और दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर दे और उसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्सेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस. गॉट इट? एक और तरीके से ये काम किया जा सकता है. सपोज करिए यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? यहां पे मैं ले रहा हूं HCl. यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? HCl. और इसके प्रेजेंस में मैं लेके आ रहा हूं Cl2 को. अब
ये इसका जो डेल प्लस है ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा करेगा, डेल माइनस, और इसके ऊपर डेल प्लस। अब ये क्या है, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये पहले से डाइपोल है और ये सामने वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा कर रहा है। तो इस इंटरेक्शन को आपने क्या कहा था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल था, वो इंड्यूस्ड डाइपोल। अब अगर इसके बगल में आप क्या लेकर आ रहे हो, फिर से क्लोरीन लेकर आ रहे हो, तो ये अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इस पॉजिटिव के बगल में अगर लेके आए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले वाले को कैसे इंड्यूस किया, पहले वाले को आप आयन से भी इंड्यूस कर सकते थे या फिर डाइपोल से भी इंड्यूस कर सकते थे। दो टाइप तो आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने थर्ड टाइप क्या पढ़ा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और फोर्थ टाइप क्या पढ़ा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये पहला वाला जो बॉन्ड है दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसकी वजह से जो अगले कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब अगले कोवेलेंट न्यूट्रल नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो एक फोर्सेस डेवलप हुआ, दिस फोर्स इज नोन एज लंडन फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस इसे बोलते हैं, दिस इज लंडन फोर्सेस, दिस इज लंडन फोर्सेस। और इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीवाई फोर्स, दिस इज डीवाई फोर्स। इसी को डीवाई फोर्स बोलते हैं ना, देख लीजिएगा एक बार, दिस ओनली डीवाई फोर्स परहैप्स। डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल को नहीं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज डीवाई फोर्स, सॉरी दिस इज डीवाई फोर्स, दिस इज डी बाई फोर्स। ये डी बाई फोर्स है और इस तरफ जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं। हाँ, सेकंड लास्ट वाले Cl पे डेल माइनस आना चाहिए ना, इन्फ्लुएंस से आ रहा है तो नेगेटिव जाएगा। ये पॉजिटिव, इस उल्टा लिख दिया क्या, ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद करेक्शन कराने के लिए, माइनर मिस्टेक है, पॉजिटिव नेगेटिव इतनी बार लिख रहा हूँ, गलती होने की संभावना बढ़ गई है। खैर, हेडिंग डालें लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हेडिंग डालें लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फिर भी आपसे अगर 4 एग्जाम्पल में पूछ लूं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप कहेंगे है मैं क्या पता, वो 10th वाला ही आता है। 10th वाला NaCl बनाना सीखा होगा आपने, Na में एक इलेक्ट्रॉन था, उधर Cl में एक इलेक्ट्रॉन था, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। वो आप MgCl2 ये सब, अरे वो सब बहुत बहुत बढ़िया, ये आप बनाना सीख गए वही बहुत बड़ा बात है। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं, 10th तो पढ़ नहीं रहे, वही 9th में पढ़ा होगा, 10th में तो नहीं पढ़ते, 9th में पढ़ते हैं, 9th में। अभी आप 11 में आ गए, बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हो गए, तो अब वो बड़े वाला चीज भी पढ़ना हम लोगों को जरूरी है। हेडिंग डालें लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले बता देता हूं, जिस जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर आएगा और 1 मिनट में आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेरा तरीका नहीं है, ये हमारे गुरुदेव VK जायसवाल सर का तरीका है, उन्हीं से सीखा है और वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन फॉर मॉलिक्यूल्स which either follows octet rule और ड्यूप्लेट रूल। जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है या ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है उसी के लिए आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सेकेंड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिव्स द आइडिया अबाउट, पहला द नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा द टाइप ऑफ बॉन्ड, तीसरा एटम्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। पहला नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तीसरा एटम इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, चौथा नंबर ऑफ लोन पेयर। पहला नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तीसरा एटम इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, चौथा नंबर ऑफ लोन पेयर। ये 4 क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से दिया जा सकता है
वो आप यहां से बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, द सेंट्रल एटम ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, द सेंट्रल एटम ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, इज सेलेक्टेड टू एन एलिमेंट which has least electronegative value except hydrogen according to Pauling scale. Least electronegative value except hydrogen according to Pauling scale. Don't be panic कि पाउलिंग स्केल क्या है सर, वो कहां से निकलता है। पीरियोडिक टेबल नामक एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको पॉलिंग स्केल क्या होता है पढ़ाऊंगा। पॉलिंग स्केल नहीं, 3-4 स्केल हैं। पॉलिंग स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर स्केल और उसी के बेसिस पे हम लोग सारा कुछ पढ़ते हैं। तो पॉलिंग स्केल के बेसिस पर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको ही हम मानते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे कल मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा होगा कि कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O7, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समान होता है, इसको बोलते हैं ओलियम। तो क्या बोलते हैं, ओलियम, OLEIUM, ओलियम। ओलियम ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। तो अभी मैं इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा, आज की क्लास के एंड के पार्ट में विल डिस्कस अबाउट कि जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं तो फिर उसका किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे सिंगल सेंट्रल एटम H2SO4. H2SO4 has only one central atom. H2SO4 it has only one central atom. सिंगल सेंट्रल एटम सिस्टम के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। चलिए, स्टेप्स टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। स्टेप्स टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। होप कि ये क्लैरिटी आ गई कि कौन सा सिंगल सेंट्रल एटम सिस्टम है और कौन सा एक से ज्यादा। कई बार 3 भी होता है तो उसके स्ट्रक्चर्स बाद में ड्रॉ करते हैं जहां पे इस तरह का कंडीशन आता है। भैया 3 हो जाएगा तब तो वो और मतलब तो उसमें तो एक तो सिंगल नंबर हो ही जाएगा। देखते हैं, अभी तो जो सीखना है वो सीखें, बाद में फिर सिखाऊंगा। मैं कह ही रहा हूं कि मैं सिखाऊंगा, आपको तो कुछ नहीं पता है, मैं तो कह रहा हूं सिखाऊंगा, तो सिखाएंगे उस टाइम सीख लेंगे। लेकिन पहला पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम हैविंग least value of electronegativity except hydrogen according to Pauling scale. Select the central atom having least electronegative value except hydrogen according to Pauling scale. पहला स्टेप यही है कि you need to recognize the central atom. You need to recognize the central atom. Select the central atom having least electronegative value except hydrogen from Pauling scale. Pauling scale की मदद से आपको ये काम करना है। Second, add valence electron to all the atoms. Add valence electron of all the atoms present in the compound and denote it as capital A. And denote it as capital A. Capital A से आप उस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उसके वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको आप डिनोट कर लीजिए, उसको आप कैपिटल A का नाम दे दीजिए। Add valence electron of all the atoms present in the compound and denote it as capital A. Next, add valence electron on all the atoms. Add valence electron on all the atoms when they achieve noble gas configuration. Add valence electron of all the atoms when they achieve noble gas configuration and denote it as capital N. And denote it as capital N. उसको आप कैसे डिनोट करिए, कैपिटल N की तरह डिनोट करिए। Got it? अभी सिर्फ रूल लिख लीजिए, एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डिनोट इट एज S. Calculate the total number of bonds of share electron. Share electrons कितने हैं जब बॉन्डिंग हो रही है और उसको आप किससे डिनोट कर दीजिए, S से डिनोट करिए। देन पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिनोटेड बाय S by 2
number of bonds denoted by S by 2 and number of lone pair, अगला पॉइंट, number of lone pair is equal to A minus S whole divided by 2, A minus S whole divided by 2. क्या क्या निकालना है? A निकालना है, N निकालना है, S निकालना है. S को आधा कीजिएगा, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है. S by 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स. मेरे ख्याल से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है उसमें आपने पहला पॉइंट ये लिखा होगा कि कितने बॉन्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स. नंबर ऑफ लोन पेयर भी आपको पता है, तो पहला 3 पॉइंट आपको निकालना है और उसके बाद आपको फिर वैल्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट, रिप्रेजेंट ऑल द बॉन्ड्स एंड द लोन पेयर, represent all the bonds and the lone pair in the skeleton using single, double and triple bond as per requirement. Represent all the bonds and the lone pair in the skeleton using single, double and triple bond as per requirement. जैसे जरूरतानुसार, स्वादानुसार, जैसे नमक लेते हैं ऐसे जरूरतानुसार सिंगल, डबल या कोवेलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको वहां पे क्या करना है, डालना है. चलिए, ये आपको ध्यान होगा. अब पहले के कुछ सवालों में तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना होगा, बाद में फिर आप मेरे से भी ज्यादा तेज हो जाएंगे और आप ऐसे यूं चुटकियों में बनाने लग जाएंगे. जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं HClO4. पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं HClO4. अभी सबसे पहला जो आपको कैलकुलेशन करना है, साइड में कैलकुलेशन करिए, स्ट्रक्चर चाहिए इधर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर स्ट्रक्चर बनाएंगे. सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है वो A निकालनी है. व्हाट इज A? A इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वैलेंस सेल. वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के एक एटम है, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक ही. प्लस क्लोरीन का एक एटम है, इसके अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 7. प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम है और इसका कितना प्रेजेंट होता है, 6. सॉल्व कीजिए. 1 प्लस 7 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 6 इज 30, 32. ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. इस पर्टिकुलर एटम के लिए ए की वैल्यू कितनी है, 32 है. ये अगर आपको समझ में आ गया तो मूविंग टू द सेकंड कैलकुलेशन, दैट इज एन. कह रहे हैं अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इस सारे के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 1 है अब 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 है अब 8 हो जाएगा, और ये 4 है अब 8 हो जाएगा. तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 प्लस 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 42. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. आपने ए निकाल लिया, आपने एन निकाल लिया. एस का फॉर्मूला उसने क्या बोला है, एस एस. व्हाट इज एस, एन माइनस ए. एस का फॉर्मूला लिखा है एन, ये लिखवाएं नहीं लिखा है, एस इज इक्वल टू एन माइनस ए. लिखा है, नहीं लिखा, लिख लीजिए. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय एस, और एस इज इक्वल टू होता है एन माइनस ए. एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस ए. अब जरा देखिए, एन माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 42 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 5. यानी एस आपका, सॉरी 5 नहीं 10, यह आ गया 10. और नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितना होता है, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5. यानी एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होने वाले हैं, मात्र 5 होने वाले हैं. एक लास्ट कैलकुलेशन और रह गया है एलपी का स्ट्रक्चर यहां निकाल लेता हूं. नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ एलपी लोन पेयर वो कितना आने वाला है, फॉर्मूला है a माइनस एस बाई 2. a इज वॉट 32, s इज वॉट 10/2, और ये आ जाएगा 22/2 दैट इज 11. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना निकल के आ गया, 11 आ गया. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. कैलकुलेटिव पार्ट, देन हाउ टू ड्रॉ इट अभी मैं सिखाता हूं. अब आप क्या कर दिए, सेंट्रल एटम कौन होगा, क्लोरीन को आपने सेंट्रल एटम मान लिया. इस सेंट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 7. अब इसके
चारों तरफ कितने ऑक्सीजन एटम हैं? तो कुल मिलाकर 4 ऑक्सीजन एटम हैं। तो इस प्रकार से आप चारों ऑक्सीजन एटम को 4 दिशाओं में इस प्रकार से बना दीजिए और उन ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर भी उसके आउटरमोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको आप ऐसे दिखा लीजिए। अब हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन भी लगाना है, तो वो एक हाइड्रोजन को भी आप इसके बगल में इस प्रकार से दिखा लीजिए। तो ये इस तरह से आपने दिखा दिया। यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, यहां पर एक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब आउट ऑफ 5 बॉन्ड्स मैंने कितने बॉन्ड कंज्यूम कर लिए? 2 बॉन्ड खत्म हो गया, यानी अब मात्र 3 बॉन्ड बनाने का मेरे पास पॉसिबिलिटी है। अगर मैं डबल बॉन्ड सारे के साथ बना लूं, क्योंकि इसके भी क्या होंगे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, और इसके भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में। अगर मैं इन सबके साथ डबल बॉन्ड बनाता हूं तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनने हैं? 5। तो एकमात्र पॉसिबिलिटी यही है कि ये तीनों का तीनों कैसा बॉन्ड हो जाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाए। तभी ये संभव होगा, क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर्ड 1 कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में लिखवाया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्लियर हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे तो स्ट्रक्चर सही है, तभी ना सारा इक्वेशन सेट हो गया, आपने सही स्ट्रक्चर बना लिया। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 10-15 सवाल करेंगे, आपको सही समझ में आ जाएगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये वाला बहुत जरूरी था सीखना। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनना है और नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड गिनिएगा, बॉन्ड से ही आंसर आ जाता है। 2 बन गया और 3 इसको और बनाने हैं, डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। मान लीजिए अगर ये आंसर 6 होता, नंबर ऑफ बॉन्ड सपोज करिए 6 होता, आप क्या करते? किसी एक को डबल बॉन्ड बनाते और 2 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते। ये बुद्धि थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए उसने बोला है रिप्रेजेंट ऑल दी बॉन्ड्स and the lone pair in the skeleton using single, double and triple bond as per requirement। ये आपको स्वयं से बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। Got it? ये समझ में आ गया? सेकंड लिखें H2SO4। सेकंड लिखें H2SO4। मैं एक आध सवाल तक तो आपके साथ चलूंगा, उसके बाद फिर मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। सेकंड लिखें H2SO4। मिटा दूं इसे? बना लिया सबने? कैलकुलेशन हो गया सबका? चलिए आप लोग अब लिखते चलिए H2SO4। और H2SO4 का स्ट्रक्चर वैसे तो सारे दुनिया के बच्चे जानते हैं कैसा होता है, पर गलत जानते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरली जो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको पता रहता है वो ये रहता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 5 6 7 और 1 8, यानी इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 8 हैं। चलिए अपने इस फॉर्मूले से चेक करते हैं वेदर दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट। आपने क्या लिखा? H2SO4। H2SO4 में A की वैल्यू क्या होती है? A की वैल्यू होगी 2 × 1 प्लस 1 × 6 प्लस 4 × 6। कैलकुलेट किया, 2 + 6 + 6 4 24। वापस से मेरे ख्याल से शायद 32 ही आएगा, ये 32 आ गया। N की वैल्यू क्या होगी? 2 × 2 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 8। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 + 8 + 8 4 32, यह आ जाएगा 44। S इज इक्वल टू कितना आएगा? N माइनस A, दैट इज 44 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 12। S by 2, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज 12 by 2 इज इक्वल टू 6 इज द नंबर ऑफ बॉन्ड। एंड LP इज इक्वल टू होता है A माइनस S by 2। A की वैल्यू है 32, S की वैल्यू है 12 by 2, दैट इज इक्वल टू 20 by 2 10। 10 इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आपने कैलकुलेशन कर लिया। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट में जब आप जाते हैं, सल्फर याद रखिएगा, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है? स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपने देखा भी होगा, भगवान ने जो कुछ भी दुनिया में बनाई है वो सारी चीजें सिमेट्रिकल है। आप हमें ले लें, सिमेट्रिकल, जो भी चीज दुनिया में स्टेबल है वो सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्री तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। अब सिमेट्री होगी, मान लीजिए यहां पर एक हाइड्रोजन दे दिया, यहां एक हाइड्रोजन दे दिया, तो लग रहा है कि सिमेट्रिकल है। देखिए ऐसे सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्रिकल है। अब मैं लोग देखते हैं बॉन्ड बनाना, एक ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड मैंने खपा लिए हैं। कितने खपा लिए? 6 में से 4 खत्म हो गए। अब अगर मैं इन दोनों को डबल बॉन्ड दे देता हूं, फिर तो मैं फंस गया, क्योंकि अब डबल बॉन्ड देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8, तो गड़बड़ा जाएगा।
तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो रही है। ये 8 आपके यूं खप गए। अब इधर 2 लोन पेयर प्रेजेंट था, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 होता है, 2 अगर कोवेलेंट में गया तो 2 ही लोन पेयर बच जाएगा। इसके पास 6 होता है, 2 लोन पेयर बचा हुआ है। अब अगर ये मान लीजिए डबल बॉन्डिंग में जाता तो फिर इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होने हैं? 6 ही होने हैं। तो मजबूरी मुझे इन दोनों को कैसे देना होगा? कोऑर्डिनेट से देना होगा। और अगर मैं कोऑर्डिनेट से दे रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड गिने, लोन पेयर गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लोन पेयर कितना आया था? 10। 100% सही स्ट्रक्चर बना दिया आपने 1 सेकेंड में। सिर्फ ये तरीका, फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए था। आप बड़ी आसानी से उसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। गॉट इट? कौन सा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज सिमेट्रिकल नहीं है तो वो अनस्टेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है। सिमेट्री अगर है, हमारी पूरी प्रयास होनी चाहिए कि वो सिमेट्रिकल बने। अगर मान लीजिए एक तरफ एक्स्ट्रा कुछ निकल गया तो आप ये थोड़े बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। वो गलत नहीं होगा, वो सही है, पर हम उसे कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सिमेट्रिक हो जाए। अब हम भी, भगवान ने हमें भी तो बनाया, बाहर से सिमेट्रिकल बनाया पर अंदर से अनसिमेट्रिकल बना दिया। एक तरफ दिल दिया, दूसरे तरफ नहीं दिया, तभी ना आप लोग एक ही आदमी को दे पा रहे। नहीं, अब तो 4, वो सब दिल का 4 टुकड़ा कर दिया है, ऑल चैम्बर्स डिवाइड कर दिए। एक में जमशेदपुर वाली, एक में दिल्ली वाली, एक में वो हरियाणा वाली, ऐसे सब 4 चैम्बर में आपने एक एक को वो सेटिंग करके बैठा के रखे हुए हैं। तो पहले होता था कि एक दिल है तो एक ही आदमी को देंगे, अब ऐसा नहीं, अब तो 4 चैम्बर है, आप तो सारे चैम्बर्स में डिवाइड कर दिए हैं, उसके हिसाब से आप दिल दे रहे हैं। गॉट इट? चलिए एक अगला स्ट्रक्चर बनाइए, Cl2O6, फॉलोइंग दी सेम जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पर Cl2O6 का स्ट्रक्चर आप बना के दिखाएं। Cl2O6 का स्ट्रक्चर आप बनाएं। Cl2O6 का स्ट्रक्चर आप बनाएं। मैं भी बनाऊं क्या? चलिए जल्दी पहले आप बनाएं, देखते हैं कि कैसे आप बना पा रहे हैं। Cl2O6, क्या बोला? Cl2O6 नो। चलिए मैं मिटाता हूं इसे, ये स्ट्रक्चर मिटा दूं ना। Cl2O6 स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं Cl2O6 का। तो याद रखिएगा H2SO4 का जो स्ट्रक्चर आप जानते थे और जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, H2SO4 में मैं पूछूं हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, आंसर क्या होगा? H2SO4 में हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर। कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको कोई पूछ ले, चाहे नीट में पूछे कि आईआईटी में पूछे, क्या अब आप आंसर दे पाएंगे? ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या टाइप ऑफ बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड है, ये सारी चीजें आपसे मजाक मजाक में वो लोग पूछ लेते हैं। पता होना चाहिए, कैसे आएगा तो फिर बता लेंगे आप भी। आपने लिखा है Cl2O6, इज इट अ सिंगल सेंट्रल एटम सिस्टम और मोर देन वन सेंट्रल एटम सिस्टम? मोर देन वन सेंट्रल एटम सिस्टम, बिकॉज ये Cl2 है, 2 Cl है यहाँ पे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले एक ही कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 7 + 6 × 6, सॉल्व किया 14 + 36, ये आ जाएगा आपका 48। सिमिलरली n कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 6 2 8 8 8 64 64। अब मैं ना थोड़ा तेज कर रहा हूं, मतलब थोड़े अपने बुद्धि से मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन में जा रहा हूं। S = n - a, दैट इज 64 - 48। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 2 इधर 6 16, ये 50 हो रहा है। चलिए तो ये 50 हो गया, ये 50 हुआ तो अच्छा है, ये 14 हो जाएगा। और ये अगर 14 हुआ तो S/2 दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड, दैट इज 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। NLP का फॉर्मूला होता है A - S/2, A is 50 - 14/2, 40 A - दिस इज 36, 36/2 इज 18। 18 लोन पेयर ऐसा निकल कर आ रहा है। गॉट इट? स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोगों से बनता है नहीं बनता है। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसा कुछ करें जिसमें वो क्या हो जाए?
सिमेट्रिकल हो जाए। ये ही तरीका है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्री दिखा सकते हैं। क्लोरीन क्लोरीन को आपने इस तरीके से लिख दिया और इस प्रकार से आपने अब ये तो आपस में एक एक बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को जरा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 7। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 7 है और एक बॉन्ड में खर्चा कर चुका हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है अभी खर्चा करने का, और 6 बॉन्ड खर्चा करने का ऑप्शन है। 6 बॉन्ड में कैसे खर्चा कर सकता हूं, डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से अगर मैं खर्चा करूंगा तो मैं ऐसे ही खर्चा करूंगा इसे। कुल मिला के कितने बॉन्ड हो गए, 7 बॉन्ड हो गए। देखिए 7 बॉन्ड हो रहे हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स 18 होने चाहिए। देख लेते हैं 18 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से गिनती कीजिएगा तो वो 18 होंगे ही होंगे। अच्छा याद रखिएगा, जो शेयर्ड हो गया उसको फिर हम लोग लोन पेयर में गिनती नहीं करते। शेयरिंग के बाद जो बचा हुआ है उसी को हम लोन पेयर में गिनती करते हैं। शेयर्ड हो गया उसके बाद तो वो दोनों में गिनती हो रही है, तो दैट इज नॉट अ लोन पेयर। 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 18 लोन पेयर्स की संख्या 18। 100% करेक्ट स्ट्रक्चर, 100% करेक्ट स्ट्रक्चर। व्हाट इट, हेडिंग डालें, हेडिंग बोल रहा हूं, अगला लिखें Cl2O7। Cl2O7 मैं कुछ स्ट्रक्चर दे देता हूं आपको, मैं चाहता हूं कि ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बनाएं। लिख लीजिए Cl2O7, Cl2O7 सेकेंड, SO3 थर्ड, SO2 फोर्थ, O3 फिफ्थ, HClO3 फिफ्थ, सिक्स्थ, HClO2। ये सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। HCOCl, HOCl 8, H2SO3, H2SO3 and H2S2O3, H2S2O3। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे की क्लास अभी पढ़ाता हूं। जल्दी जल्दी इसको सब लोग सॉल्व कीजिए, देखें कौन कौन जल्दी जल्दी कैसे कैसे सॉल्व कर पा रहा है। ये जो मैंने 10 सवाल आपको दिए थे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 सवाल आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एक बस ये H2S2O8 का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और वहां से एक कॉन्सेप्ट पैदा होगा, जिस कॉन्सेप्ट को मैं अगली क्लास में टेकअप करता हूं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, सबने ये लिख लिया ना लिस्ट, ये लिस्ट सबके पास लिखा हुआ है। चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखिए H2S2O8, जब मैं इसके लिए A की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दिस इज 2 into 1 प्लस 2 into 6 प्लस 8 into 6, यह आएगा 2 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 8 6 जा 48, जोड़िए 62 आएगा। n देखते कितना आता है, तो 2 into 2 प्लस 10 into 8 दैट इज 84। s इज इक्वल टू कितना होगा, s इज इक्वल टू होगा n माइनस a के बराबर, दैट इज 84 माइनस 62, ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 12, ये 12 के बराबर। एंड s/2 दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये 12 है 22 है, बराबर 22, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज 22/2 दैट इज इक्वल टू 11। और लोन पेयर जो निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, a माइनस s/2, a इज 62 माइनस 22/2 दैट इज इक्वल टू 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। अब मेरा नेक्स्ट काम है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो आप देखिए 2 सल्फर है, पहले मैं 2 सल्फर डाल देता हूं, फिर 8 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, बच गए 2, मैं बीच में ऐसे 2 डालता हूं, इधर एक H और इस तरफ भी एक H। इस प्रकार से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आपको जरा ध्यान से देखना है कि ये बॉन्ड जो सारा बन रहा है
ये पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। जब आप इसे देख रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड जरा गिनिए कितने थे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बॉन्ड तो पूरे कंप्लीट हो गए। लोन पेयर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लोन पेयर कितने हो गए, 20। मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आपको कैसे पता चला कि यहां पे दोनों बीच में ओ रहेगा? कई बार आपने एक और स्ट्रक्चर मुझे दिखाया था, यहां पे Cl2O7 आपने 2 Cl के बीच में O डाल दिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानी आदमी हैं, आप ऑलरेडी ये सब 3-4 बार पढ़ा चुके हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता चलता होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम्स। अगर मोर देन 1 सेंट्रल एटम की बात होती है तो मैं सेंट्रल एटम को अगर थोड़ी देर के लिए x मानूं तो एक XX बॉन्ड बनता है, एक XOX बॉन्ड बनता है, एक XOOX बॉन्ड बनता है। 3 ही प्रकार से बॉन्ड होती है। जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी सेंट्रल एटम एक से ज्यादा होते हैं। तो ये बॉन्ड सब कब बनता है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसको आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।